हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट यूनिट 1 का। इसमें जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेजर्स फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो डिफरेंस बिटवीन मीन्स हम कैसे करेंगे, निकालेंगे विद द यूज़ ऑफ पैरामीट्रिक मेजर्स। पैरामीट्रिक मेजर्स का यूज़ करके हम डिफरेंस बिटवीन मीन्स कैसे निकालेंगे। In some research situations, we require the use of statistical technique to determine whether a true difference exists between population parameters of two samples. तो दो सैंपल के बीच में क्या सच में कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उनके मीन्स के बीच में, उसको निकालने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पैरामीटर्स में भी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एक्सेट्रा। हम मीन्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस का, कोरिलेशंस का। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज वी विश टू डिटरमाइन वेदर पॉपुलेशन ऑफ मेल MA साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एनरोल्ड विद इग्नू डिफर्स फ्रॉम देयर फीमेल काउंटरपार्ट्स इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। तो हम ये, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, अगर हम ये स्टडी करें कि जो MA साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनका टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है, उसमें अगर हमें ये निकालना है कि वेदर जो मेल पॉपुलेशन है उनके एप्टीट्यूड में फीमेल काउंटर पार्ट से डिफरेंस है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सैम्पल्स लेंगे मेल फीमेल स्टूडेंट्स का, हम उनके ऊपर एटीट्यूड स्केल एडमिनिस्टर करेंगे, उनका एटीट्यूड मेजर करेंगे। सिलेक्टेड सैंपल पे एटीट्यूड मेजरमेंट होगी विद द यूज़ ऑफ स्केल। उनका मीन निकाला जाएगा, दोनों सैंपल का, दोनों के मीन का डिफरेंस निकाला जाएगा। लेट द मीन ऑफ द मेल सैंपल भी 55। सपोज मेल सैंपल का मीन 55 है और फीमेल का है 59। then it has to be ascertained if the difference of 4 between sample mean is large enough to be taken as real and not due only to the sampling error or chance। तो ये चीज़ चेक करना कि वेदर ये जो 4 डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है 59 और 55 में, ये रियल में है या फिर सिर्फ एक सैम्पलिंग एरर की वजह से हुआ है, गलत सैंपल चूज़ करने की वजह से हुआ है। तो ये डिफरेंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कोर चेक करना है कि जो डिफरेंस आया है उसका सिग्निफिकेंस कितना है। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू मीन्स because it is reasonable to expect the difference between two means will be subject to sampling error। तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज हमारी एरर की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसकी स्टैंडर्ड एरर से उसको चेक करेंगे। देन फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स एंड इट्स स्टैंडर्ड एरर वी कैन डिटरमाइन वेदर देयर डिफरेंस। तो इन दो चीज़ों से, कि जो डिफरेंस आया है और स्टैंडर्ड एरर, इन दो चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि जो हमने देखा है डिफरेंस 4 डिजिट का, वो रियल में है पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस कि वो हमारी एरर थी, हमारी कैलकुलेशन एरर थी। अब वो कैसे करना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप। लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप दोनों ले लिए हैं और दोनों के मीन्स का डिफरेंस अब हमने चेक करना है, उसका सिग्निफिकेंस कि वो कितना ट्रू है। तो मीन्स क्या है, वो इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड होते हैं, अलग अलग लार्ज सैंपल से निकाले गए मीन है मान लो। तो लार्ज सैंपल इन्होंने पहले लिया है। If you have learned that frequency distribution of large sample means drawn from the same population fall into a normal distribution around the population mean। तो लार्ज सैंपल हमने किस में से लिया, उसी पॉपुलेशन में से लिया जिसका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, जो मीन के आसपास सिमेट्रिकली फॉल करता है। It is reasonable to expect the frequency distribution of the difference between the means computed from the samples drawn from the two different population will also tend to be normal with a mean of 0 and standard deviation which is called standard error of the difference of mean। तो क्या है, ये अज्यूम करना गलत नहीं होगा कि जो हमारे दोनों मीन निकल के आए हैं दोनों सैंपल में से, वो भी नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका मीन 0 माना जा रहा है और उसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस मीन ही जानी जाएगी। तो द स्टैंडर्ड एरर कैसे डिनोट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये जो मैंने आपको सिंबल बताया था यहाँ दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर विच इज़ एस्टिमेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द टू सैंपल मीन्स। मीन 1 है और मीन 2 है, दोनों को ऐड करने से हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड एरर, विच इन विच ये वाला जो पार्ट है M1, इट इज़ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ द फर्स्ट सैंपल। पहले सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड एरर है,
ये वाला जो है वो दूसरे सैंपल की, सेकंड सैंपल की मीन का स्टैंडर्ड एरर है। यहाँ पे ये 2 आएगा, W नहीं आएगा। M1 और M2 की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद n क्या है, n जहाँ पे भी आपको मिले लिखा हुआ n का मतलब होता है नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल। तो पहले सैंपल में कितने नंबर ऑफ केसेस हैं और दूसरे सैंपल में। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स of the two dependent samples. Means are said to be dependent or correlated when obtained from the scores of the same test administered to the same sample upon two occasions, or when the same test is administered to equivalent sample in which members of the group have been matched person to person by one or more attribute. कहने का मतलब है अगर कोई दो सैंपल ऐसे हैं जो सेम ही है, सेम लोगों को ही दो अलग अलग ओकेजन पे जिनका डेटा कलेक्ट किया हुआ है सेम सैंपल का, या फिर दोनों सैंपल्स के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, तो उस केस में मीन क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंट सैंपल माने जाते हैं ये। तो इस केस में ये कैसे निकालते हैं सिग्निफिकेंस डिफरेंस, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है M1 M2, और M1 और M2 मतलब दोनों का मीन है जो। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 इनिशियल टेस्ट, इनिशियल टेस्ट मतलब पहले ओकेजन में जो टेस्ट लिया है, और उसके बाद प्लस 2R। अब इसमें जो 2R है वो को रिलेशन बिटवीन द टू स्कोर्स है कि पहले जो टेस्ट किया और दूसरी बार जो टेस्ट लिया उन दोनों के बीच का क्या को रिलेशन है, उसको इन्होंने R बोला हुआ है। और ये M2 मतलब जो दूसरा फाइनल टेस्ट है उसका स्टैंडर्ड एरर है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला है ये। इसमें जो फॉर्मूला है ना, इसमें आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ये इस तरीके से दिया हुआ है M1 प्लस M2 ऑब्लिक, फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला साइन है, फिर M1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस 2R और ब्रैकेट में M1 M2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन M1 एंड M2। ये इस तरीके से फॉर्मूला है। अब आगे जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 3 और मोर सैंपल्स है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला लार्ज सैंपल वाला, ये 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप का है, ये ध्यान रखना। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें, इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ क्योंकि अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो ध्यान देना ज़रूरी है। इस वाले फॉर्मूले में जब हम स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं तो दोनों मीन का स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लिकेशन करके उसको अंडर रूट में डाला हुआ है, इस तरीके से है ये फॉर्मूला। और उसके बाद ये जो सैंपल है दो, डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ डिपेंडेंट सैंपल है जहाँ पे, इसमें जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे M1 प्लस M2 ऑब्लिक यानी कि डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्लस माइनस 2R ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन 2 है। फिर जो अगला फॉर्मूला आ रहा है वो 3 से ज़्यादा सैंपल्स के लिए है, 3 और मोर सैंपल्स के लिए। तो यहाँ पे भी n मीन्स नंबर ऑफ सैंपल्स हो गया। फॉर दिस वी हैव टू कंप्यूट f वैल्यू दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ता है, जिसको अनोवा भी बोलते हैं शॉर्ट में। एज द फॉलोइंग बेसिक एजम्पशंस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल, ये पहले भी हम एज्यूम कर ही रहे हैं पैरामीट्रिक है तो। एंड उसके बाद ये बोल रहे हैं ऑल द ग्रुप्स ऑफ सर्टेन क्राइटेरियन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन क्राइटेरियन शुड बी रैंडमली चोजन, मतलब ग्रुप्स रैंडमली चोजन होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस इफ वी विश टू सेलेक्ट 2 ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ MA साइकोलॉजी स्टूडेंट्स trainees enrolled with IGNOU, one of the males and other of the female, we must choose randomly from the respective, हमें randomly उसमें से choose करना है। तो रैंडमली चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। रैंडमाइजेशन को हमने किसी चीज़ से सब्सटीट्यूट नहीं करना है, रैंडम चूज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम F टेस्ट अप्लाई करेंगे, लार्जेस्ट वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वेरिएंस, ये अजम्पशन हम लेंगे जिसमें F टेस्ट अप्लाई करेंगे। इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वी हैव यूजुअली हैव 3 और मोर ग्रुप्स, तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, इसलिए तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तब हम इसको समझ जाएंगे कि ये कैसे करना है। अनलेस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ F max इक्वल्स और एक्सीड्स द अप्रोप्रिएट F क्रिटिकल वैल्यू that is 0.5 level in the table n,
इट इज अज्यूम दैट द वेरिएंसेस आर होमोजीनियस एंड डिफरेंस इज नॉट, मतलब आपकी वैल्यू जो भी आएगी कंप्यूट करके वो अगर 0.5 लेवल से ज़्यादा है तो ही आपका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। अगर 0.5 से वो वैल्यू कम है 0.05 से तो आपका डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, ये ध्यान देना है। वो हम टेबल कैसे पढ़ना है वो हम देख लेंगे जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। फिर इसमें है स्टैटिस्टिक्स मेजर रिलेटेड टू पियर्सन आर को रिलेशन की बात कर रहे हैं। पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन है जिसको हम स्टैंडर्ड एरर के लिए यूज करते हैं। ये आर आपने देखा था ऊपर फॉर्मूले में भी आया हुआ था। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर इज नॉट नॉर्मल एक्सेप्ट व्हेन द पॉपुलेशन आर इज नियर जीरो एंड द साइज ऑफ द सैंपल इज लार्ज। तो अगर सैंपल साइज लार्ज है तभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अदरवाइज कोरिलेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। व्हेन द आर इज हाई कोरिलेशन ज़्यादा है और एन छोटा है, द सिंपल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर इज स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है या तो आपका कर्व इधर को बनेगा ऐसे या तो आपका कर्व इधर को बनेगा ऐसे, बीच में वो नॉर्मल कर्व नहीं बनेगा। तो अगर आपका आर हाई है और सैंपल स्मॉल है तो इस तरीके से स्क्यूड बनता है। इट इज ऑल्सो ट्रू व्हेन द आर इज लोअर, बहुत ही कम है लो है अगर कोरिलेशन तो भी ऐसे ही होता है। Sound method for making inferences regarding Pearson's R, especially when its magnitude is very high or very low, is to convert into Fisher's coefficient using conversion table। तो इस केस में कह रहे हैं अगर ऐसे skewed आ रहा है तो उस केस में उसको आप फिशर्स Z कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दो टेबल का यूज करके, उससे आप स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आपके लिए ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे करना है क्या करना है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ द ये वाला जो चीज़ है जो इन्होंने अभी बोला फिशर जेड कॉफिशिएंट, उसका फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। So when we have two correlations between two variables x and y computed from totally different unmatched samples, the standard error of a difference between two corresponding z's is computed by formula। अगर two correlation है हमारे तो formula change हो जाता है। ऊपर सिंगल कोरिलेशन का था, यहाँ पे कह रहे हैं जब कोरिलेशन दो होते हैं। फिर आते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज्ड फॉर इन्फ्रेंसेस। तो ऊपर अभी पैरामीट्रिक की ही बात हो रही थी, अब नॉन पैरामीट्रिक की बात हो रही है। काई स्क्वायर इसमें फेमस है टेस्ट, मीडियन टेस्ट है, मैन विटनी यू टेस्ट बहुत पॉपुलर है। तो काई स्क्वायर यानी कि एक्स, इसको हम काई बोलते हैं, इज अप्लाइड ओनली टू अ डिस्क्रीट डेटा, द डेटा आर काउंटेड रेदर देन मेजर्ड। काउंटेड डेटा होता है, it is a test of independence and used to estimate likelihood that some factor other chance accounts for the observed relationship। तो chi-square is not a measure of the degree of relationship between the variables, it merely evaluates the probability that the observed relationship results from chance, कि जो भी relationship आया है वो बाई चांस आ रहा है कि नहीं, उसको मेजर करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। इसका फॉर्मूला यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, जहाँ पे x तो काई स्क्वायर का सिंबल है और जो एफ ओ दिया है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड फैक्ट्स है। जो आपके ऑब्जर्व फैक्ट्स हैं वो कितनी बार हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, दोनों के डिफरेंस को स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करके निकाला हुआ है काई स्क्वायर। फिर मीडियन टेस्ट दूसरा जो बताया नॉन पैरामीट्रिक में, मीडियन इज यूज फॉर टेस्टिंग वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल डिफरेंट इन सेंट्रल टेंडेंसीज, के दोनों की सेंट्रल टेंडेंसीज में कोई फर्क आ रहा है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन इवन द मेजरमेंट्स फॉर द टू सैंपल्स आर एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल में जब होता है ऑर्डर में होता है, मीडियन टेस्ट में वी कैलकुलेट कंबाइंड मीडियन फॉर ऑल द मेजर्स, then both sets of score at the combined median are dichotomized and the data are, ये जब हम करेंगे तब आपको ये जो स्टेप्स हैं समझ में आ जाएंगे। ये स्टेप बता रहे हैं कि मीडियन टेस्ट कैसे किया जाता है। फिर मैन वाइटनी यू टेस्ट है जो, इसको भी इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बाद में जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। सम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर रिलेटेड सैंपल्स, तो यहाँ पे और कुछ टेस्ट दिए हुए हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसमें साइन टेस्ट है, विलकॉक्सन मैच्ड पेयर टेस्ट है,
फिर साइन टेस्ट की बात करते हैं। जैसे ये सिंपलेस्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है नॉन पैरामीट्रिक में। इसमें प्लस माइनस साइन का मतलब साइंस जो यूज होते हैं प्लस और माइनस, उनका यूज किया जाता है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिचुएशन इन विच क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल। जहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं हो सकती है वहाँ पे साइन टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा बताया था इन्होंने, विलकॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट, ये ज़्यादा पावरफुल है साइन टेस्ट से, बिकॉज इट टेस्ट नॉट ओनली द डायरेक्शन बट ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो डायरेक्शन ही नहीं, डायरेक्शन मतलब प्लस में जा रहा है कि माइनस, सिर्फ उतना ही नहीं, ये मैग्नीट्यूड भी कर सकता है कि कितना प्लस में जा रहा है और कितना माइनस में जा रहा है, इसलिए ज़्यादा बेटर टेस्ट माना गया है। तो ये खत्म होता है यूनिट यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा और, तब हमें समझ में आ जाएगा कि जो हमने आज टेस्ट पढ़े हैं वो फॉर्मूलेज पढ़े हैं स्टैंडर्ड एरर वगैरह के, वो कैसे यूज होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।